नमस्कार। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां वीडियो होगा। इन वीडियो के प्रश्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां से क्वेश्चन मिलने की बहुत उम्मीद रहती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ निवेश कसौटियाँ दी गई हैं और दूसरे तरफ अर्थशास्त्री के नाम दिए गए हैं। किस अर्थशास्त्री ने किस निवेश कसौटी को दिया या किस अर्थशास्त्री का संबंध किस निवेश कसौटी से है, यह मिलान करना है। तो ए काल श्रेणी कसौटी का संबंध काल श्रेणी कसौटी का संबंध ए के सेन से है। सेकंड ए मिलेगा 2 से सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी ए ई कान से है। ए ई कान थर्ड ऑप्शन में है। सी सीमांत समृद्ध योगदान कसौटी कसौटी का संबंध ऑटो एक्सटीन से है। सी का मिलेगा 1 से। और सीमांत प्रतिव्यक्ति पुनर्निवेश कसौटी का संबंध गॉलस्टीन लेवेंस्टीन से है। डी का मिलेगा 4 से। तो इस प्रकार से देखते हैं, ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी फोर्थ। सी ए का सही होगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है जिनके पास भूमि होती है, मतलब कितने हेक्टेयर तक जिनके पास भूमि होती है उनको सीमांत किसान कहा जाएगा। तो भारत में सीमांत किसानों को या पूरे भारत में किसानों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम 2.5 एकड़ से कम ज़मीन होती है। 1 हेक्टेयर से कम या 2.5 एकड़ से कम ज़मीन होती है। तो इसका आंसर 1 हेक्टेयर से कम, यही सीमांत किसान हो जाएंगे। अगली श्रेणी के जो किसान हैं उनको लघु किसान कहा गया। लघु किसान में वे किसान शामिल होंगे जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक। अगली श्रेणी में लघु मध्यम किसान शामिल होंगे जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर ज़मीन होगी। और अगली श्रेणी में मध्यम किसान शामिल होंगे, मध्यम किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन होगी। और इसके बाद बड़े किसान होंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन होगी। इस प्रकार से भारत में उन किसानों को सीमांत किसान कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है या 2.5 एकड़ से कम ज़मीन होती है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में, मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समांतर हो और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्न के बराबर होगी। तो मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समांतर होगी वहाँ मांग की लोच अनंत होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में काले धन का आकलन करने के लिए निम्न में से किसने कार्य नहीं किया। एन कैल्डार ने कार्य किया, डॉक्टर डी.के. रंगेलकर ने कार्य भी किया था और ओ.पी. चोपड़ा ने कार्य किया था। सुखमय चक्रवर्ती ने काले धन पर कोई कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक माप कहा जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक माप M3 को कहा जाता है। इस प्रकार से 5 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला चैम्बरलिन। चैम्बरलिन का संबंध किससे है? लघु समूह मॉडल से। स्वीजी। स्वीजी का संबंध किंक डिमांड वक्र से है। स्टेकलवर्ग। स्टेकलवर्ग ने प्रतिक्रिया वक्र मॉडल दिया और फेलनर ने मूल्य नेतृत्व मॉडल दिया। तो ए का मिल जाएगा 1 से, बी का 2 से, और सी का 4 से, और डी का 3 से। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जनसंख्या की वृद्धि दर है। जनसंख्या की वृद्धि दर ए नंबर, जिसमें जनसंख्या प्रति वर्ष प्रति 1000 की दर से बढ़ती है। तो इसका यही आंसर होगा, 7 का ए आंसर होगा। अगला 9 नंबर, निम्न में से राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? तो इसमें आवंटन कार्य संबंधित है, वितरण कार्य संबंधित है, स्थिरीकरण कार्य संबंधित है, उत्पादन कार्य जो है राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। राजकोषीय नीति से आशय सरकारी आय व्यय व ऋण में परिवर्तन द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के स्तर को प्रभावित करने से है। अर्थात राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण से है। अगला क्वेश्चन, बजट एक यंत्र है। सरल क्वेश्चन है, बजट एक यंत्र है, राजकोषीय नीति का ए सही होगा। लगान एक भेदात्मक आधिक्य है, कथन किसका है? 11 नंबर, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, रिकार्डो ने कहा था। अगला 12, विक्रय लागत की संकल्पना किसने दी? विक्रय लागत की संकल्पना चैम्बरलिन ने दी। अगला, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन। बी, अर्थशास्त्र की पुस्तकों पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे अलग से, लगभग 100 किताबें उसमें रहेंगी जो हर परीक्षा के लिए टीजीटी, पीजीटी, केबीएस और एनबीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, बाजार की अपूर्णता की कोटि निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो बाजार अपूर्णता की कोटि P-MC/P द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 14 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है। किससे? ए नंबर, औसत लागत से कम है, बी औसत स्थिर लागत से कम है, सी औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, और डी सीमांत लागत से कम है। तो यदि उसकी औसत लागत जो है औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है तो कौन सा कर होगा? अप्रत्यक्ष कर होगा। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा बिक्री कर के अलावा सीमा शुल्क, सीमा, उत्पाद, सेवा, बिक्री हो गया, और वैट हो गया। इसके अलावा जीएसटी हो गया। ये अप्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपदा कर और उपहार कर। ये कौन से हो जाएंगे? प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। अर्थात जिन व्यक्तियों पर लगाया जाता है सीधे वही व्यक्ति चुकाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 16 का ए। अगला क्वेश्चन 17, लैफर वक्र मापन करता है। लैफर वक्र मापन करता है या लैफर वक्र किसके किसके बीच संबंध बताता है? ए, कर की दर व कर से प्राप्त आय के संबंध को, बी, समग्र कर और समग्र गैर कर आय को, सी, कुल कर भार तथा कुल भुगतान भार, और डी, कुल आय एवं कुल व्यय के बीच संबंध। तो लैफर कर की दर व कर से प्राप्त आय के बीच संबंध बताता है। अगला 18 नंबर, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। निम्न में कौन मध्यवर्ती पराश्रय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है या करेगा? तो एसबीआई मध्यवर्ती पराश्रयदाता के रूप में कार्य करता है। अगर एसबीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1935 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 20,
20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बैंक सबसे पुराना बैंक है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी केनरा बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है 1865 में हुई थी और भारतीयों द्वारा आंशिक रूप से स्थापित यह पहला बैंक था। मतलब सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, जिसने 2019 तक कार्य किया। 2019 के बाद क्या हुआ, इलाहाबाद बैंक का विलय न्यू बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, जो आंशिक रूप से भारतीयों ने स्थापित किया था। इसके बाद पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, इक्कीस नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी अपूर्ण प्रतियोगिता, सी अल्पाधिकार और डी एकाधिकार। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित है? पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है इस आरेख में। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 58 और 66 और 48। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन 23 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी कैसी है? तकनीक, चक्रीय, प्रच्छन्न, संरचनात्मक। तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहेंगे? क्या है संरचनात्मक बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है और भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक समय में तेजी, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान की स्थिति होती है, तब क्या कहते हैं इसे, कि इस प्रक्रिया के बाद जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब उत्पादन में जब अत्यधिक मात्रा में श्रम लगे हों और जिनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बढ़िया से बताएंगे। धन्यवाद।